सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। मैं आपका टीचर राजन अरोड़ा। नया दिन, नई शुरुआत, पुराना चैप्टर, नया पार्ट। शायरी बन गई। पार्ट नंबर 2। पिछले चैप्टर में हमने और पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम को निकालने का पहला मेथड यानी कि वैल्यू एडेड मेथड। इस वीडियो में हम बाकी दो मेथड के बारे में पढ़ेंगे, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट में जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है, जीडीपी वीडीपी के बारे में, रियल नॉमिनल और वेलफेयर के बारे में जो भी है, एक्सटर्नलिटीज, वो सब पढ़ेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट में इसलिए बना दी ताकि इजीली आप पढ़ पाओ, इंटरेस्ट भी बना रहे, वीडियो भी बोरिंग ना हो और कवर अप हो जाए सिलेबस, आप पे प्रेशर ना बने। सिंपल। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम इनकम मेथड से। ठीक है, इनकम मेथड क्या होता है? इस मेथड में हमारे देश में जितने भी रेजिडेंट हैं ऑफ अ कंट्री, उन सब की जब हम इनकम को जोड़ देते हैं, यानी कि फैक्टर इनकम हो गई, जो रेंट मिलता है या फिर लेबर को वेजेस मिलते हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको जब जोड़ देते हैं तब जो इनकम आती है वो होती है डोमेस्टिक इनकम। जब देश के सभी लोगों की इनकम को जोड़ दिया, सिंपल भाषा में डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब आपको बताता हूं इनकम मेथड में हम इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये ना इस चैप्टर में आपको सिंपल सिंपल बस सारा ना न्यूमेरिकल पोर्शन, ज्यादा थ्योरेटिकल कम है, समझ रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए किस मेथड में किसको जोड़ते हैं तो क्या निकलता है। वही है। एक दो दिन से थोड़ा फीवर और कफ भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा लो लो हो रहा है, आपको लग ही रहा होगा वीडियो में। इनकम मेथड में क्या कंपोनेंट होते हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास नेशनल इनकम आता है? सबसे पहला कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। ठीक है, क्या होता है बता दो। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज मतलब द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज। वो पैसा जो एक एम्प्लॉयर, जो कि लोगों को काम करने के लिए रखता है, एम्प्लॉयज मतलब जो काम करते हैं एक फर्म में, एम्प्लॉयर जो पैसा एम्प्लॉयज को देता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, बेनिफिट हो कुछ भी हो, उसे बोलते हैं कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, मतलब उसके काम के बदले उसे कुछ दिया। ये हमारे पास कॉम्पनसेशन 3 टाइप का होता है। सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, कैश मतलब क्या है? मिलती कैश है, एक और मिलती है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब किसी और फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है सर। तीसरा होता है हमारा एम्प्लॉयर, याद रखना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सर्विस स्कीम। सर्विस बताता हूँ क्या होता है। ये तीन कंपोनेंट होते हैं सिर्फ सीओई के अंदर। इन तीनों को ऐड करोगे तो हम सीओई में मिल जाएगा। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ये सिंपल है, सबको पता होगा। जो भी आप लोगों को सैलरीज मिलती है काम करने के लिए, मंथली, एनुअली, जो भी हो आपको सैलरीज मिलती है, बोनस मिलता है कह सकते हैं, ये सब आता है हमारा इन कैश में। बोनस नहीं, सैलरीज कह लो, या जो भी टाइप का आपको मिलता है, वेतन जिसे अलग अलग भाषा में बोलते हैं, वो सब आता है हमारा कैश फॉर्म में। जो भी आपको मिलता है वो आता है हमारा कैश। वेजेस होता है पर डे के हिसाब से, सैलरीज होती है एनुअली या मंथली के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आता है इन काइंड। इन काइंड मतलब अलग तरीके से फेवर करना, इन द सेंस कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने आपको फ्री कार दे दी ट्रैवलिंग के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री दे दी, एजुकेशनल फैसिलिटीज फ्री दे दी, रेंट फ्री हाउस दे दिया। ये सब जितने भी टाइप की एडिशनल बेनिफिट होते हैं ना, ये भी होता वेजेस इन सैलरी है, पर होता है इन काइंड। ये इन काइंड वाला फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश वाला आपको समझ आ गया, जो हम लोगों को कैश फॉर्म में इंसेंटिव मिलते हैं, ये सब चीजें, सैलरी हो गई, ये सब आता है आपका कैश में। बोनस हो गया, वो भी आ ही जाता है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार ना एम्प्लॉयर की जगह आप लोगों को एग्जाम में लिख के दे देंगे एम्प्लॉय, टेबल में एम्प्लॉयज लिखा होगा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सर्विस।
अगर आपने इसको यहां जोड़ दिया नेशनल इनकम निकालने के लिए, काटा, सिर्फ इंप्लॉयर, ये याद रखना है, सिर्फ इंप्लॉयर वाला वो जोड़ना। ये होता क्या है, आपने सुना होगा पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, या अलग अलग टाइप के फंड होते हैं वेलफेयर के लिए एम्प्लॉय की, जो कि एम्प्लॉयर जिसने आपको काम पे रखा है वो उस फंड में पैसे डालता है आप लोगों के लिए, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज। तो वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन एक एम्प्लॉयर का आप लोगों के लिए, या जो बाद में आप लोगों को फंड कभी काम आएगा फ्यूचर में, उस फंड में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है वो ऐड होगा हमारे इसमें। तो जब हम इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करते हैं तब हम पहुंचते हैं सीओई पे। ठीक है, ये हमारे इनकम मेथड का सिर्फ पहला कंपोनेंट है। ऐसे 3 और होंगे, हम जब उन सबको ऐड करेंगे तब हमारे पास आएगा इनकम मेथड। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर का हमारे पास आता है वो है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी क्या चीज होती है? रेंट आप सबको पता है, बेसिक सी चीज है। आपका कोई भी लैंड है फॉर एग्जांपल, है कोई भी एसेट है, जब आप किसी और को यूज करने के लिए देते हो, लैंड ही मान लो, रेंट लैंड का ही मिलता है, वो देते हैं यूज करने के लिए, या आपने कोई मशीनरी दे दी यूज करने के लिए, कुछ भी दे दिया, आप उसका रेंट ले रहे हो, उसे बोलते हैं रेंट। ओनरशिप राइट उसको दे दिया, तब उस केस में हमें मिलता है रेंट। ये भी हमारी नेशनल इनकम में जुड़ता है इनकम मेथड के अंदर। एक बात याद रखना, रेंट में 2 टाइप के रेंट होते हैं, एक्चुअल रेंट, इम्प्यूटेड रेंट। एक्चुअल रेंट जो आपको सामने वाला दे रहा है आपकी जमीन का, इम्प्यूटेड रेंट पिछले पार्ट में भी बताया था, वो रेंट जो ओनर भर नहीं रहा लेकिन उसका भरना बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जमीन है, मैं उस पर अपना काम कर रहा हूं, अगर वही जमीन मैंने कहीं और उधार ली होती रेंट पे तो मैं पे कर रहा होता, पर अब मैं कर नहीं रहा, तो वो जो वैल्यू है मैं पे नहीं कर रहा, वो भी नेशनल इनकम में जुड़ती है, क्योंकि मेरे को वो करनी चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा अपना नहीं है, समझ रहे हो, है हमारा अपना, हम किसी को पे नहीं कर रहे, तो हमारी नेशनल इनकम कम रह गई ना, हमने वो जोड़ा नहीं। इम्प्यूटेड मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी का जो भी रेंट है उसे बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। रॉयल्टी आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, यूज की रॉयल्टी खा रहा है, यूज नाम की रॉयल्टी खा रहा है। रॉयल्टी मतलब ये ग्रांटिंग द लीसिंग right of subsoil asset, income received from granting leasing right of subsoil asset। इसकी डेफिनेशन ना प्रॉपर वर्ड टू वर्ड ऐसे याद करना, पेपर में वरना नंबर कट जाते हैं। रॉयल्टी की स्पेशली सब सॉइल एसेट, ग्रांटिंग, लीसिंग राइट, ये वर्ड एक बार याद कर लो, याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? सब सॉइल एसेट मतलब कोई भी एसेट है आपका, ठीक है, सब सॉइल एसेट जैसे कि कोयले की खान है, ऐसे एसेट को बोलते हैं जिनसे रिसोर्सेज वाले हुए। जब आप ये किसी और को देते हो काम करने के लिए और बदले में आप उसे बोलते हो इससे जितना भी प्रॉफिट होगा उसका ये परसेंट मैं रखूंगा, या रेंट की फॉर्म में, वैसे रेंट कम होता है, वो रॉयल्टी मतलब परसेंट ऑफ प्रॉफिट ही होता है, ये मैं लूंगा हर बार जब तक तुम इस खान का इस्तेमाल कर रहे हो, इससे कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। आपने सुना होगा एड की रॉयल्टी मिलती है, जब तक एड चलेगी मैं पैसे लूंगा इतने, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। तो ये होता है हमारा सेकंड। इसके बाद हमारे पास एक और कंपोनेंट आता है इंटरेस्ट। ये सब इनकम की पार्ट है, इंटरेस्ट, ठीक है सर। इंटरेस्ट क्या होता है? रेंट हमने पढ़ लिया। इंटरेस्ट भी 2 टाइप का होता है, एक्चुअल, इम्प्यूटेड, वो आपको समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट मतलब होता है जब भी आपने अपने फंड लैंड करे किसी भी प्रोडक्टिव सेक्टर को यूज करने के लिए, बदले में वो जो आपको पैसे देगा उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। ये डेफिनेशन थी, कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है इंटरेस्ट होता क्या, ये छोड़ो। इसमें एक चीज याद रखने वाली जो है मेन, वो ये है कौन सा इंटरेस्ट ऐड होगा कौन सा नहीं। एक बात याद रखना, जब भी आपको दिया है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट फर्म ने एक कंज्यूमर या हाउस होल्ड को इंटरेस्ट दिया है, वो हमेशा ऐड होगा नेशनल इनकम में, मतलब इनकम मेथड के अंदर। या फिर कोई बैंक, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि कौन सा ऐड होगा, आपको ये बताता हूं कौन सा ऐड नहीं होगा, वो ज्यादा जरूरी है। कोई भी इंटरेस्ट अगर हाउस होल्ड पे कर रहा है, हाउस होल्ड पे कर रहा है टू एनीवन, चाहे फर्म हो चाहे बैंक हो, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट अगर हाउस होल्ड पे कर रहा है तो वो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, समझ रहे हो, वो इनकम मेथड में काउंट नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है, याद रखना है। या कोई भी फंड
फंड कह रहा हूं, कोई भी इंटरेस्ट एक फर्म दूसरी फर्म को भर रही है वो भी नेशनल इनकम में कभी नहीं जुड़ेगा। तीसरा, अगर सरकार पब्लिक डेट के ऊपर इंटरेस्ट भर रही है वो भी नेशनल इनकम मेथड के अंदर कभी नहीं जुड़ेगा। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखनी है कि इनकम मेथड में कौन सा जुड़ेगा कौन सा नहीं, क्योंकि आपको उल्टा सीधा दे देंगे, आपने गलती से ऐड कर दिया पूरा आंसर गलत। तो बी क्लियर, आपको पता हो कि कौन सा जुड़ना है कौन सा नहीं। ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट था इंटरेस्ट के अंदर, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, वो बताता हूं ताकि समझ आएगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। इसके बाद अगला जो हमारे पास आता है वो है प्रॉफिट, जो एक एंटरप्रेन्योर को मिलता है मेहनत करने का। प्रॉफिट, ये सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर को जो भी काम करने का मिलता है। प्रॉफिट भी आपको सीधा ऐसे गिवन नहीं होगा कि ये प्रॉफिट है, ये भी निकालना पड़ेगा। तो इसके कौन से 3 कंपोनेंट आते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है इसमें कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या चीज होती है? वो टैक्स जो एक फर्म डायरेक्टली पे करती है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है। जो फर्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको बैंकिंग या बजट चैप्टर में। कोई भी टैक्स जो एक फर्म डायरेक्ट टैक्स जो एक फर्म गवर्नमेंट को पे कर रही है डायरेक्टली अपनी इनकम के ऊपर, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इसका दूसरा नाम है बिजनेस टैक्स या प्रॉफिट टैक्स। तो ये वो टैक्स होता है जो एक फर्म पे कर रही है गवर्नमेंट को, ये होता है हमारा प्रॉफिट का पार्ट। इसमें एक और कंपोनेंट आता है डिविडेंड। ये आप सबको पता होगा डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मतलब एक कंपनी में शेयर होल्डर्स को जो भी एनुअली क्वार्टरली एक अमाउंट मिलता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। ये डिपेंड करता है उनकी शेयर होल्डिंग पे कि कंपनी में कितने शेयर उनके पास हैं। तीसरा आता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग वो प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी फर्म अपने पास रखती है ताकि इन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स को जो अनहोनी है फ्यूचर में इमरजेंसीज है उनको पूरा कर सके। वो क्लेम वो पैसे जो वो अपने पास सेफ में रखती है उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मतलब अपना प्रॉफिट जो अपने पास रिटेन करके रख लिया, आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर्स में, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, इन तीनों को, तब जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट। समझ रहे हो? मतलब जो भी आंसर आएगा वो होगा प्रॉफिट। ये हमारा था थर्ड कंपोनेंट। इसके बाद आखिरी आता है हमारे पास मिक्स इनकम। बताता हूं मिक्स इनकम क्या है, सिंपल सा है। मिक्स इनकम वो सारी इनकम होती है जो भी एक सेल्फ ओन बंदा कमाता है, सेल्फ ओन अकाउंटिंग वर्कर। फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा जिसका कोई प्रॉपर काम नहीं है, बिजनेसमैन हो गया, स्मॉल रिटेल की शॉप्स हो गई, डॉक्टर जो अपने क्लिनिक पे बैठ के कमाई कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनकी इनकम को आप सेपरेटली एग्रीगेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि ये इसका सीईओ है, ये इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट है, जिनकी मिक्स इनकम है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, जो कि हमारे नेशनल इनकम निकालते वक्त इजिली काउंट नहीं हो सकती, उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं मिक्स इनकम में। मतलब उनकी सारी इनकम को जोड़ जाड़ के हम मिक्स इनकम के तरीके से निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वाइट सफिशिएंट डेटा नहीं होता। आप घर घर जाके नहीं पूछोगे डॉक्टर से या बिजनेसमैन से आपकी कौन सी इनकम किस पार्ट से है, तो उनकी हम पूरी इनकम को एज्यूम कर लेते हैं एक इनकम, जिसे हमने नाम दिया मिक्स इनकम का। इसमें उन सभी लोगों की इनकम आती है जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हो गया मिक्स इनकम। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, एक टर्म दिया ऑपरेटिंग सरप्लस। बताता हूं क्या, कुछ नहीं है, 3 चीजों को जोड़ दिया ऑपरेटिंग सरप्लस बन गया। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? कोई नई टर्म नहीं है, कुछ डेफिनेशन नहीं है, हमने कंपोनेंट में पढ़ा था सीओई, उसे छोड़ दो। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। जब इन चारों को जोड़ दोगे जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। एक ही बात है, इन सबको इंडिविजुअली ऐड कर लो, इन सबका जोड़ के ये इसको नाम दे दिया बस फालतू का, इसे ऐड कर लो, आंसर वही आना है।
मतलब सिंपल सा फॉर्मूला लंबा था तो इसको हमने क्या बना दिया, सीओई ऐड करने प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर दो प्लस मिक्स इनकम ऐड कर दो तो नेशनल इनकम आ जाएगी इनकम मेथड के अंदर। बस कोई नया फंडा नहीं है, इन सबको जोड़ के एक बना दिया या फिर इसकी जगह सब ऐड कर लो, बात एक ही है। अब एक बात याद रखनी है, इन सबको ऐड करने पे हमारे पास आएगी डोमेस्टिक इनकम। आपको स्टार्टिंग में भी बताया था रेजिडेंट की इनकम है सारी जो देश में इकोनॉमिक टेरिटरी में कमा रहे हैं, तो इन सबकी इनकम को जोड़ेंगे हमारे पास आएगी डोमेस्टिक इनकम यानी कि एन डी पी एट एफ सी। इससे जाना नेशनल इनकम पे एन एन पी एट एफ सी। याद रखना बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, इसको मतलब एनडीपीएफसी नहीं मानते, सीधा मानते हैं कि जो आंसर है वो एनएनपीएट एफसी है, पर यहां गलत हो जाता है, ये है एनडीपीएट एफसी। तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा एनएफआईए, मतलब नेशनल इनकम अगर चाहिए तो फॉरेन सेक्टर का भी जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया है, सॉरी पार्ट 1 कह रहा हूं मैं, अभी कंफ्यूज हो गया, आपको बताया थोड़ा फीवर चल रहा है। पिछले चैप्टर में जो बताया सेम वही कॉन्सेप्ट है, सारा वही लग रहा है, तो एक बार पिछली वीडियो देख लेना, इजीली समझ आ जाएगा। तो इसके साथ हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म होता है। इसमें इनकम मेथड में भी हमारे पास प्रिकॉशन होते हैं, हर मेथड में कुछ प्रिकॉशन है, पेपर में पूछे जाते हैं प्रिकॉशन पक्का, नो डाउट, किसी भी मेथड का पूछ लेंगे। इनकम मेथड है, सबसे पहला याद रखना है वही, सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने से जो भी इनकम होगी नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगी। ठीक है सर। एक और पॉइंट है, कभी भी ट्रांसफर इनकम नहीं जुड़ेगी। ट्रांसफर इनकम मतलब यूनिलेटरल, जिसके बदले में आपने कोई सर्विस नहीं दी, बस आपको मिल गई, स्कॉलरशिप, पेंशन, ग्रांट, ओल्ड एज पेंशन जो होती है, ये सब चीजें जो भी होती है, जो वन साइडेड पेमेंट होती है जिसके बदले कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, वो नेशनल इनकम में कभी नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़नी, सेल ऑफ इनकम ऑफ सेकेंड हैंड गुड नहीं जोड़ना। इम्प्यूटेड सर्विसेज की वैल्यू, जैसे इम्प्यूटेड रेंट हो गया, ये जुड़ेगा, ओनर का अपना रेंट है। इम्प्यूटेड सर्विसेज की वैल्यू पिछले मेथड में पढ़ा था, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज वो नहीं जुड़ेगा, पर इम्प्यूटेड वैल्यू जुड़ेगी सर्विसेज की। ठीक है, एक आता है कैपिटल गेन, वो नहीं जुड़ेगा। कैपिटल गेन मतलब कोई भी सेकेंड हैंड गुड बेचने से जो आपको प्रॉफिट हुआ उसे कभी हम नहीं जोड़ते। एक आता है हमारे पास इसमें विंडफॉल गेन, वो गेन जो कि आप कमाते हो लॉटरी से, या जिसे हम कहते हैं ना जुआ, वो जो भी गेम आप गैम्बलिंग से कमाते हो, लॉटरी से कमाते हो, वो नेशनल इनकम में कभी नहीं जुड़ता, क्योंकि उससे कोई भी एडिशन नहीं हो रहा, कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। तो ये 4-5 पॉइंट है याद रखने वाले। एक होता है कि पास्ट सेविंग में से जो आप मनी यूज कर रहे हो, किसी की डेथ हो गई या किसी भी चीज के लिए पास्ट सेविंग से जो मनी यूज हो रही है वो भी कभी नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ वेल्थ है। किसी बंदे की मरने की जो इनकम है वो उसकी पार्ट ऑफ वेल्थ है, पार्ट ऑफ इनकम नहीं है, तो वो भी नेशनल इनकम में कभी नहीं जुड़ता। ये कुछ 4-5 प्रिकॉशन थे, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, मतलब एक बार देख लो और इसे नोट कर लो। इसके बाद पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि लास्ट मेथड, फटाफट नोट कर लो, सबने अब तक ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद चलते हैं अगले मेथड पे, यानी कि लास्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। वीडियो को जितना ज्यादा हो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। काफी बच्चे हैं सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगी भाई। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, ये क्या चीज है, हमारी इकोनॉमी में जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, पेमेंट हो रही है, उन सबको जब हम जोड़ते हैं उससे भी हमें मिलती है नेशनल इनकम। पहले मेथड में पढ़ा प्रोडक्शन से जितना भी इनकम आ रही है, दूसरे में हमने पढ़ा इनकम मेथड, जितनी इनकम आ रही है उसे जोड़ा तो नेशनल इनकम मिल गई। तीसरे में हम पढ़ेंगे जब जब हम एक्सपेंडिचर्स को जोड़ते हैं तब हमें नेशनल इनकम मिलती है। ठीक है भाई, नहीं इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या आते हैं, कोई नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या आते हैं, सबसे पहला आएगा जो इसमें वो है PFCE। ठीक है, दूसरा जो इसमें आएगा GF, वो GF नहीं CE। ठीक है, तीसरा आएगा GDCF। ठीक है, चौथा आएगा नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस। ठीक है, ये क्या चीज है, PFCE मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस
नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो सर्व कर रहे हैं प्राइवेट हाउस होल्ड को, उनका भी एक्सपेंडिचर को हम इसमें जोड़ते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड, ये समझ लेना। ये आगे हमारा इसमें, ये क्या है? ये है गवर्नमेंट, समझाऊंगा क्या ये सारे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जीडीसीएफ ये अलग है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इनको डीप में समझते हैं। सबसे पहले समझो पीएफसीई क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग प्राइवेट हाउस होल्ड। कोई भी खर्चा जो एक प्राइवेट हाउस होल्ड करता है, एक्सपेंडिचर करता है, वो इंक्लूड होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। चाहे किसी भी चीज के लिए अपने लिए खर्चा किया हो, कंजम्पशन पर्पस के लिए किया हो, किसी भी चीज के लिए किया हो, वो इसमें जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ड्यूरेबल गुड खरीदा है, सेमी ड्यूरेबल गुड खरीदा है, सर्विस खरीदी है, नॉन ड्यूरेबल गुड खरीदा है, कोई भी कंजम्पशन गुड खरीदा है, ये पढ़ा था हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में। कंजम्पशन गुड में कैपिटल गुड, ड्यूरेबल गुड, सब पढ़ा हुआ है, एक बार वीडियो देखना, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। कोई भी खर्चा जो एक प्राइवेट कंज्यूमर, प्राइवेट खर्चा मतलब सॉरी, कोई भी खर्चा जो एक हाउस होल्ड कर रहा है उसे बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है, हमने ये तो पढ़ लिया कोई भी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, कोई भी गुड, कार ली, कुछ भी लिया, पर इसमें एक एक्सेप्शन होता है। ड्यूरेबल गुड में हाउस भी आता है, पर कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज ऑफ न्यू हाउस कभी भी इसमें नहीं जुड़ता। वो कहां जुड़ता है बताऊंगा बाद में, अगले इसी कॉन्सेप्ट में आएगा। परचेज ऑफ न्यू हाउस या कंस्ट्रक्शन, परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, न्यू हाउस, ये इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आता है जीएफसीई, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये नाम याद अच्छे से कर लेना, फुल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन इनकी छोटी छोटी, डिटेल में कुछ है ही नहीं। वो खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस पे, जैसे कि लॉ एंड डिफेंस हो गया, या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए हमारे लिए वो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, वो सारा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। एक बार इसका फटाफट है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर इसे डिटेल में समझाने तो थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, मिटाऊंगा, ठीक है। होशियार बच्चे, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताऊंगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक बात याद रखना, आपकी बुक में हर मेथड का एक और नाम दिया है, जैसे वैल्यू एडिशन मेथड को इनकम मेथड भी बोलते हैं, या प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, एक को डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं, इसका भी अलग नाम है। और वाले नाम याद कर लेना एक एक, जो जरूरी है, आपको देख के पता लग जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें हमारे पास आता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैसे डिराइव होता है, कैसे बनता है, अगर आपको कोई भी डिटेल दिया तो आप इस पर कैसे पहुंचोगे, ऐसे बना लो, प्लस चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिख लो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक एक ही बात है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये सबसे सबसे सिंपल बात, जो भी खर्चा एसेट को लेने में हो रहा है या कैपिटल बनाने में हो रहा है, मतलब कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी में कोई भी फिजिकल एसेट लिया, कुछ भी लिया जिससे उसमें एडिशन हो रहा है, वो आता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन में, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ये कैसे डिराइव होता है, ये होता है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ऊपर वाली सेम, प्लस डेप्रिसिएशन। क्या चीज है बताता हूं, बता दिया कोई भी खर्चा जो कि एसेट के लिए हो रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए या तो हमें ये दिया होगा और ये दिया होगा क्वेश्चन में, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी इस पे पहुंच जाओगे, या फिर कभी कभार आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये तो है नहीं। तो वही चीज है, ध्यान से समझो, पहले भी पढ़ा था, नेट से कभी भी ग्रॉस पे जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, ग्रॉस पे पहुंच जाओगे, इन दोनों को ऐड करोगे, इस पे पहुंच जाओगे। ये एक सिर्फ कॉम्पोनेंट है जीडीसीएफ, बाकी उन तीनों के साथ जब ऐड होगा नेशनल इनकम आ जाएगी। एक बात याद रखना,
हमारे पास इसके अंदर भी सिर्फ आपको सीधा नहीं देगा क्वेश्चन में कि जीएफ सीएफ दे देगा, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा, बच्चे ये ऐड करे तो आज गलत। पहले से फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया, कॉपी में नोट कर लिया होगा पॉज करके। ये कैसे ऐड होता है ये भी बताता हूँ, इसके भी सब पार्ट होते हैं 3। वो तो नीचे तो नॉर्मल एक फंडा था कि वो दिया होगा डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, उस पर पहुंच जाएंगे, वो छोड़ो। ये कैसे बनता है, इसमें हमारे पास 3 आते हैं। सबसे पहले लिख लो ग्रॉस, ग्रॉस 3 कंपोनेंट होते हैं इसके भी। थोड़ा मानता हूं कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे बुक से भी इजिली समझ आ जाएगा। ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, इन सबको जोड़ते हैं तो हम पहुंचते हैं इस पे, और ये हो गया मेन ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ये इन्वेंट्री में चेंज तो हर जगह ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये क्या चीज है बताता हूँ, नाम अभी मुश्किल लग रही है, 2-3 बार पढ़ोगे टिप्स पे लर्न हो जाएंगे। ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट वो सारे खर्चे जो कि एक बिजनेस के लिए किए जाते हैं या कोई भी एसेट इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेस पर्पसेस से। फॉर एग्जांपल न्यू बिल्डिंग ली, न्यू मशीनरी ली, न्यू इक्विपमेंट लिए, ये सारे खर्चे जो कि एक फर्म करती है कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी में इंक्रीज लाने के लिए या अपने फायदे के लिए, वो आता है ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट में। नाम से समझ आ रहा है, वो सारे खर्चे जो एक बिजनेस के लिए होते हैं, एक फर्म करती है, ठीक है सर। ग्रॉस रेजिडेंशियल आपको बताया था ना, हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस या परचेज, हाउस इसमें आता है। कोई भी खर्चा जो भी एक रेजिडेंस प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है या रेजिडेंशियल के लिए हो रहा है, वो सारे आते हैं इसमें। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी खर्चा सरकार कर रही है या पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, रोड बन रही है, इन पे जो खर्चे हो रहे हैं वो सब आएगा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में। जब इन तीनों को जोड़ दोगे तब हम पहुंचेंगे इस पे, इसमें जब ये ऐड करोगे तब पहुंचेंगे इस पे, और इससे मिलेगी नेशनल इनकम। ये कंपोनेंट है। चौथा कंपोनेंट जो इसमें है हमारे पास है वो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। जब उसको भी ऐड करेंगे नेशनल इनकम में, उन सबको ऐड करने पे मतलब इस मेथड में हमें मिलेगा कैसे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्स माइनस एम, इंपोर्ट हो गए, नेट एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड करने पे हमें मिलेगा जीडीपी एट एनपी। ये याद रखना, कहीं से समझ लो, ये नेशनल इनकम है। इसे ट्रांसफॉर्म करना है एन एट एफ सी पे। कैसे करना है सब समझदार हो, नहीं तो चैप्टर नंबर पिछला है जो इससे थर्ड, उसे देखो, समझ आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद इसमें जो एक छोटा सा टॉपिक आता है, इसके भी प्रिकॉशन जरूरी है, बार बार बोल रहा हूं। इसमें प्रिकॉशन क्या लेने वाली बात है कैलकुलेट करते वक्त, सबसे पहला इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर गुड पे कभी काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो फाइनल एक्सपेंडिचर में पहले काउंट हो गया। दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट कभी इंक्लूड नहीं होगी, जैसे पहले पढ़ा था ट्रांसफर इनकम, क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा। तीसरा, कोई भी खर्चा जो अपने ऊपर किया गया, जैसे बताया था ना इंप्यूटेड वैल्यू या अपनी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी चीज जो अपने सेल्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए है वो इंक्लूड होगा, समझ रहे हो। सर्विस जैसे बताई थी सेल्फ इंप्यूटेड सर्विसेज, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। एक आएगा इसमें परचेज, एक्सपेंडिचर किया गया है जो परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट या क्या हो गया शेयर बॉन्ड, इस पे जो खर्चा किया गया कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। रीजन बता चुका हूं, इट इज मेयर अ फाइनेंशियल पेपर क्लेम, और ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है बस। इससे हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के करंट फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इसके 4 पार्ट प्रिकॉशन है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है, जिसमें हमने दोनों पार्ट पढ़ लिए, दोनों मेथड पढ़ लिए। पिछली वीडियो में फर्स्ट मेथड पढ़ लिया था, तीनों मेथड कवर हो गए, नेशनल इनकम कंप्लीट होने वाला है, निकालना आ गया। इसके बाद एक टॉपिक बचता है जीडीपी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जितना ये था। तो उसकी भी छोटी सी वीडियो बनेगी पार्ट 3, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी, उसे जरूर देखना। उम्मीद करता हूं सबको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट पूछे, जल्द से जल्द जवाब मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखें, थोड़ा बहुत पढ़े, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।